ओके, सो हम लोगों ने कल देख लिया था कंप्यूटेशन के बाद देखिए आज हम लोगों को क्या कवर करना है, इस पे फोकस करते हैं। कंप्यूटेशन के बाद हम लोग का रह गया था कुछ एग्जांपल्स जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। कंप्यूटेशन मेरे ख्याल से काफी हद तक सबको समझ में आ गया था, इजी कंसेप्ट था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाँ हम लोग के चार्ट में यहाँ पे बिल्डिंग के लिए नहीं अवेलेबल था, तो बिल्डिंग लैंड के लिए मैंने बता दिया था 24 महीने का कंसेप्ट होता है। 24 महीने से ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म, 24 महीने से कम का है तो शॉर्ट टर्म। ये दोनों कंप्यूटेशन हमने पढ़ लिया था, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बाकी यहाँ पे दे रखा है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में होता क्या है, ब्रोकरेज कमीशन, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन टू द ट्रांसफर। ठीक है, रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना परसेंट टैक्सेस लगता है, सबको क्लियर है, 20% टैक्स लगता है। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हो रखा है कंप्यूटेड आफ्टर इंक्लूडिंग द सेम टोटल इनकम एंड टैक्स विल बी चार्ज्ड एज पर असेसी स्पेसिफिक स्लैब रेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, वो इनकम में जुड़ती है, उस पर स्लैब रेट लगता है। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द CII फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो CII इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये गवर्नमेंट इशू करती है हर साल, तो हर साल का इंडेक्स वो निकालती रहती है। बाकी इंडेक्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं ये सब हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। हम लोग को ये एग्जाम्पल देखना था, तो इस एग्जाम्पल को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब देखो यहाँ पे दे रखा है मिस्टर सुशील एक्वायर्ड अ हाउस ऑन 10 नवंबर 1996। ध्यान रहे अभी हम लोग एग्जाम्शन नहीं पढ़े हैं, तो एग्जाम्शंस को अभी हम कवर नहीं करेंगे, बिना एग्जाम्शंस के जितने क्वेश्चन हम पहले उसको लगा रहे हैं। मिस्टर सुशील acquired a house on 10th November 1996 for rupees 1 lakh and paid 10,000 rupees for registration। यानी 1,10,000 की उनको वो घर जो है 1,10,000 में मिला। He spent an amount of 50,000 on 10th March 2000 गुड and good morning Piyush, 80,000 on 15 June 2008। तो इन्होंने 2,000 रुपए से 50,000 रुपए खर्च किया था 10 मार्च 2000 में बिल्डिंग के इम्प्रूवमेंट में, और 80,000 इन्होंने खर्च किया था कब, 2008 में 15 जून 2008 ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द हाउस। He sold the house on 28th October 2018 30 लाख, 30 लाख में 2018 में इन्होंने बेच दिया। Paid brokerage 2% on sale price, calculate the capital gain for the assessment year 1920। Assume the fair market value of the house on 1st April 2001 is 2 लाख। उन्होंने 2 लाख का एजम्पशन भी दे दिया। ठीक है, एक बार मैं बुक में क्वेश्चन देख लेता हूँ, और अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो मैं रेक्टिफाई कर लूंगा। ओके, लगभग क्वेश्चन सही है। जिसके पास भी नई वाली बुक होगी वो 88 नंबर पेज पे देख सकता है, सेम एग्जांपल है। ओके, इसमें बस मैं एक चेंजेस कर रहा हूँ, जहाँ पे यहाँ पे लिख रखा है क्या 18 में, मैं इसको करने जा रहा हूँ 19। ठीक है, और असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2020-21। ठीक है, ये तो ऐसा चेंजेस मैं कर रहा हूँ, करंट असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंगली मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं सेल्स कंसिडरेशन है कितना। सबसे पहले इन्होंने लिखा सेल्स कंसिडरेशन
हम लोग एक्सेल पे कर लें क्या? एक्सेल पे कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट है हम लोग के पास। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हम लोग फॉर्मेट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए है क्या, सेल्स कंसिडरेशन। तो सेल्स कंसिडरेशन है कितना, 30 लाख रुपीस। तो 30 लाख रुपीस सेल्स कंसिडरेशन है। अब जो देखते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है। एक मिनट, ये सारे अमाउंट अपने आप आ गए, तो ये सारे अमाउंट मैं हटा दे रहा हूँ। सेल्स कंसिडरेशन देखते हैं, ये तो हो गया। ब्रोकरेज कितना दिया गया, 2%, ब्रोकरेज ऑन सेल्स प्राइस। तो 2% इसका हो जाएगा ब्रोकरेज। ठीक है, 60,000। देन 29,40,000 इज द नेट सेल कंसिडरेशन। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी पड़ेगी। अब इंडेक्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए इंडेक्सेशन के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है, कब खरीदा था। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें देखना है, 1996 में खरीदा था 1 लाख में, 1,10,000, सॉरी 1 लाख खरीदा था और उस पर 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन, यानी 1,10,000 का परचेज किया था। फिर हमें देखना होता है कि 2001 का, चूंकि हम लोग का इंडेक्सेशन तो 2001 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू अगर दी हो तो जो दोनों में से अधिक हो। तो 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू लास्ट में दे रखा था, एज्यूम दैट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 2 लाख। तो 2 लाख और 1,10,000 विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक हो। तो 2 लाख अधिक है, तो 2 लाख को ही हम लोग उसकी प्राइस मान लेंगे। और 2001 का बेस आपको पता है 100 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, इन 1996 कितना था, हमको पता है 1,10,000 था। ठीक है ना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 2001 कितना था, 2 लाख। तो ये सबको पता हो गया, जो दोनों में से हायर होगा उसी को प्राइस मानेंगे। तो हम लोग 2 लाख को लेके चलेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखिए है कितना, इक्वल टू, कल फॉर्मूला सबने देखा था, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगा था। ठीक है, आपको पता है करंट इंडेक्स ऊपर ही रहता है, तो 89 एकदम सही है, 289 ऊपर रहेगा। इंडेक्सेशन में आपको दिखा दे रहा हूँ, 2000 असेसमेंट ईयर ये क्या है 2021, लेकिन प्रीवियस ईयर से हमें मतलब था, प्रीवियस ईयर 1920 है, तो ये है 289। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि 100, क्योंकि 2001 2002 हम लोग बेस ईयर लेके चल रहे हैं। इसको डिवाइड करता हूँ मैं 100 से और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, जो दोनों में से अधिक है। तो कौन अधिक है, 2 लाख। तो देखो 2 लाख नहीं लेस हो रहा है, हमने इंडेक्स कॉस्ट उस समय का 2 लाख रुपए 2019-20 के 5,78,000 रुपए के बराबर है, तो 5,78,000 लेस होगा। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो देखो 2 इम्प्रूवमेंट हुए हैं, पहला इम्प्रूवमेंट दूसरा इम्प्रूवमेंट। पहला इम्प्रूवमेंट देखिए कब हुआ है, ईयर को ध्यान दीजिएगा, सॉरी, पहला इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो 10 मार्च 2000 में हुआ है 80,000 का। ठीक है ना, तो मार्च 2000 में इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया है कितने से, मार्च 2000 में 60,000 है कि 80,000 है, 80,000 सही है, इम्प्रूवमेंट किया है। और एक 15 जून 2008 में इम्प्रूवमेंट किया हुआ है,
जून 2008 में इम्प्रूवमेंट किया है कितने से, 1,50,000 से। तो ये दो इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया हुआ है, तो दोनों इम्प्रूवमेंट हमने नोट कर लिया। सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया। 50,000 रुपये मार्च में था, 80,000 रुपये ये जून में था। 50 एंड 80 था, सॉरी 50,000 और यहाँ पे था 80,000 का इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब आप सभी को पता है जो 2000 में इन्होंने किया है इट विल बी इग्नोर्ड। क्यों इग्नोर किया जाएगा सबको पता है ना, क्योंकि 2001 से पहले का अगर Yes, कोई sir. भी इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल सही, बोलो बोलो। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क तुम्हारा वीक जा रहा है। सर 2001 के पहले का है सर। बिल्कुल सही, इसलिए इग्नोर कर दे रहे हैं, लेकिन इसको कंसीडर करेंगे। अगर जून 2008 है तो जून यानी कि 2008-2009, ठीक है ना, ये किस साल में आएगा, 2008-2009 में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर यही मार्च 2008 होता तो ये 2007-8 में चला गया होता। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमें सिर्फ इस इम्प्रूवमेंट को कंसीडर करना है। इस इम्प्रूवमेंट को कंसीडर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा 2008-9 का इंडेक्सेशन। तो 2008-9 का इंडेक्सेशन 137 है। चलिए आ जाते हैं 137 पे। अब यहाँ पे निकालते हैं, तो 289 तो सही है, 137 हो जाएगा। ठीक है, 137 डिवाइड हो जाएगा 8-9 का, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 80,000 इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। तो 80,000 उस समय था, इस समय इसकी वैल्यू है 1,68,759। अब इसमें से लेस कर देंगे हम इन दोनों को, तो 29,40,000 में से इन दोनों के जोड़ को हमने माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और एक्विजिशन। तो बैलेंस कितना बचा, 21,93,240 रुपीज़ 90 पैसे। कोई एग्जेम्पशन नहीं है, फाइनली यही आपका क्या होगा। अब इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो 21,93,241 ये आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और इस पर टैक्स अमाउंट भी मैं निकाल देता हूँ। आपको पता है टैक्स कितना देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसके ऊपर हमें 20% टैक्स देना पड़ेगा। दैट मीन्स 44,38,648 रुपीज टैक्स अमाउंट आएगा। यू कैन से टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये छोटा सा प्रैक्टिस समझ में आ गया होगा। और मैं आपको सही से बताऊं तो ये और इजी टॉपिक है। हाउस प्रॉपर्टी मैं कहता हूँ हाउस प्रॉपर्टी सिंपल टॉपिक है, बट उससे भी सिंपल टॉपिक है आपका ये कैपिटल गेन, बहुत इजी है। बस इंडेक्सेशन निकालते समय आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं। अब जरा देखते हैं यहाँ पे असाइनमेंट का क्वेश्चन। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखिए क्या है। मिस्टर एक्स परचेज अ बिल्डिंग ऑफ रुपीज ऑन 21 मार्च 2009 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 20,000। एक मिनट, मुझे इसको सॉल्व करने से पहले ये वैल्यू मैं जरा सही कर लूँ। 60,000 ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा 289 हो जाएगा 289, ठीक है। एक मिनट, क्यों ना इसी सॉल्यूशन को ही कॉपी कर लूँ जो भी हम लोगों ने किया है सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी में जुड़ गया, इसको हम लोग डिलीट करते हैं, डिलीट टेबल, ओके, इंटर देन पेस्ट। अब सही है, ठीक है। कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन अब सही आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चले देखते हैं यहाँ पे। मिस्टर एक्स परचेज अ बिल्डिंग ऑन 21 मार्च 2009 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 20,000। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग परचेज किया है 20 लाख का 2009 में,
On 1st August 2011, he incurred 5 lakh rupees to add one more floor on the building. उसने 5 लाख रुपए खर्च करके एक और फ्लोर उस पे जोड़ दिया. He sold the building on 1st July 2018. तो मैं 18 की जगह मैं 19 कर देता हूँ. 19 में इन्होंने सोल्ड किया 50 लाख में. And paid brokerage 1 lakh rupees. Compute the income from capital gain. तो ये भी लॉन्ग टर्म ही है. तो लॉन्ग टर्म है तो हमको यही फॉर्मेट चाहिए होगा. इसी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है ना. तो ये हमारे असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है. सर एक क्वेश्चन था सर. पूछिए. सर इसमें जो वो सेक्शन है अंडर सेक्शन 54, सर इसमें हाँ. कुछ एग्जाम्पशन नहीं मिलता है. नहीं, एग्जाम्पशन मिलता है लेकिन अभी हम लोग चूंकि एग्जाम्पशन पढ़े नहीं है, ठीक है, इसीलिए अभी एग्जाम्पशन वाले क्वेश्चंस यस नहीं सर. है. अभी सिंपल हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं. अभी आगे देखो, इसी के जस्ट जैसे ये असाइनमेंट के हमारे चारों क्वेश्चन खत्म होंगे ना, उसके बाद हम लोग को ये एग्जाम्पशन पढ़ाएगा. यस. तब हम एग्जाम्पशंस पे फोकस करेंगे. अभी हम लोग एग्जाम्पशंस पे कोई फोकस नहीं कर रहे हैं. और तब जो हमारा यस. असाइनमेंट होगा ना, आगे देखो फिर असाइनमेंट दिया होगा. ये देखो, ये असाइनमेंट फिर दिया है. अब इस असाइनमेंट में हमें क्या है, एग्जाम्पशंस को कंसीडर करना होगा. अभी हम लोग बिना एग्जाम्पशंस के क्वेश्चंस लगा रहे हैं. ठीक है पीयूष. यस सर. यस सर. ताकि हमें नॉर्मल कैलकुलेशन पहले क्लियर हो जाए. तो हम लोग ने देखो सेल कंसिडरेशन यहाँ पे है कितने का, 50 लाख रुपीस. तो 50 लाख रुपीस में ये बेच रहे हैं. सेलिंग एक्सपेंस 1 ही लाख रुपए है. और इत्तेफाक से देखो यहाँ पे भी 1 लाख रुपए दिए हैं. 2% आ रहा है उसका. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 लाख रुपीस. अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें निकालना है. तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखिए है कितना, कितने में खरीदा था ये. इस चीज को पहले ध्यान से देखिए. मार्च 2009 में खरीदा था 20 लाख में. और मार्च 2009 मतलब 8-9 में आया. 2008-2009 के बीच में आएगा, ध्यान रहे. तो 2008-2009 का इंडेक्स देख लो. 2008-2009 का इंडेक्स हम लोग देखते हैं. 2008-2009 का इंडेक्स वही है 137. ठीक है. 137 को हम लोग कंसीडर करेंगे. ठीक है. 289/137 हो जाएगा यहाँ पे. अब ये देखते हैं कितने में हमने खरीदा था, 20 लाख रुपीस. तो 20 लाख रुपीस हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया उस समय का 20 लाख. इस समय का कितने के बराबर, 42,18,978 के बराबर है. तो ये तो समझ में आ गया हम लोग को. अगला जो देखिए, 1 अगस्त 2011 को इन्होंने incurred 5 लाख रुपीस एड वन मोर फ्लोर. अब 2011 का आपको देना होगा. अगस्त 2011 और 11-12 में आएगा. अब आपको 11-12 का भी इंडेक्सेशन देखना होगा. तो 11-12 का आपका इंडेक्सेशन है 184. तो 184 को कंसीडर करना है. ठीक है. तो 289/184 हो जाएगा. और इम्प्रूवमेंट कॉस्ट थी 5 लाख रुपीस. तो 7,85,327 रुपीज आया. और ग्रॉस एलटीसीजे यहाँ देखो नेगेटिव आ रहा है. और नेगेटिव मतलब सबको पता है लॉस होता है. टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी इस अमाउंट पे. क्यों? क्योंकि नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव मतलब लॉस आ रहा है. अब अकाउंटिंग में बस यही होता है, आपने पढ़ा होगा. इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 दबाइए शॉर्टकट फॉर्मेट सेल में. और यहाँ पे अकाउंटिंग में जाइए, दशमलव के 2 स्थान तक. ठीक है, ओके कर दीजिए. तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा. तो देखिए आप अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया ना, अमाउंट जो नेगेटिव था वो ब्रैकेट में हो गया. ब्रैकेट मतलब होता है नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब लॉस है. लॉस लेकिन लिखते नहीं, हम लोग लिखते वही है टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही लिखते हैं. कभी यहाँ गलती से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मत लिख देना. ब्रैकेट का मतलब ही है नेगेटिव एंड लॉस है, वो अंडरस्टूड होता है, उसको बोला नहीं जाता.
ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का दूसरा, एक असाइनमेंट का क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब एक और असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने से इजी लग रहा है। मिस्टर राजा परचेज अ पीस ऑफ लैंड इन मई 2004 84,000 में, सोल्ड द सेम ऑन अप्रैल 2018। मैं अप्रैल 2018 को 19 करने वाला हूँ, सबको पता है। और 10,10,000 में हमने ब्रोकरेज भी दिया 10,000 रुपये, जिसमें शामिल है व्हाट विल बी द टैक्सेबल कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हालांकि आपको ये सब कर लेना चाहिए। तो कितने में सेल आउट किया है, पहले सेल आउट प्राइस देख लो, 10,10,000। तो 10,10,000 सर यहाँ पे हो होमवर्क दे जाएगा। दीजिए सर ये। पक्का कर लोगे? यस सर, यस सर। बाकी लोग भी कर लेंगे ना? चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन चलिए मैं होमवर्क दे दो, इजी क्वेश्चन है, आप लोग सेल्फ कर लीजिएगा, सेकंड वाला मिस्टर राजा वाला। बस ध्यान रहे आप लोग ना अप्रैल 2019 कर लीजिए। वो आपके लिए है, क्योंकि अप्रैल 2019 करेंगे तो आपका 189 वाला इंडेक्सेशन लगाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आप लोग की बुक में एक क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रहे। ठीक, लेकिन जो मैंने नोट्स भेजा उसमें है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। मिस गौरी परचेज अ हाउस फॉर ₹15 लाख। तो मिस गौरी ने परचेज किया है एक घर, कितने में? 15 लाख में खरीदारी किया है, 30 जून 1996 में खरीदा। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय हिम। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनवाया। ये गड़बड़ क्वेश्चन है, नहीं सही तो है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर इन 1996, तो जो हुआ था उस साल, मतलब खर्चा जो हुआ था उसके कंस्ट्रक्शन पे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर इस 5 लाख, कितना था? 5 लाख रुपए खर्च हुआ था। लेकिन ये गड़बड़ क्वेश्चन है, बताइए कैसे? क्यों सर? अरे देखो यहाँ पे देखो, दे रखा है ना 30 जून 1996 में तो खरीदा है मिस्टर गौरी परचेज द यस हाउस। सर। और फिर उन्होंने खर्चे किए हैं उसके ऊपर, ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दे रखा 95-96 में, ऐसा कैसे हो सकता 95। है? यस सर। खरीदा जून 2096 में और खर्च कर दिया है इम्प्रूवमेंट पे 1995-96 में, तो ये थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन है। सर 96-97 कर दीजिए। हाँ ये सही है, हम लोग ये 97-98 कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है 97-98 हो या कहीं भी हो, ये इम्प्रूवमेंट है। फर्स्ट फ्लोर बना रहे हो तो उस यस पर इम्प्रूवमेंट ही है, और इम्प्रूवमेंट को इग्नोर कर देंगे अगर वो 2001 के पहले का इम्प्रूवमेंट होगा तो। आप सभी को पता है ये इग्नोर होने वाला है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर इन्होंने 2002 2003 में बनवाया, ये इम्प्रूवमेंट कंसीडर करेंगे 7,50,000। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस पे रिकंस्ट्रक्शन कराया 16-17 में 6,25,000 में, ठीक है ना? तो रिकंस्ट्रक्शन कराया यस तो सर। जाहिर सी बात है ये भी इम्प्रूवमेंट है, इसको भी हम लोग क्या यस करेंगे? कंसीडर करेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 21 लाख, 21 लाख फेयर मार्केट वैल्यू है। द हाउस वॉज सोल्ड, ठीक है, हाउस को क्या कर दिया गया? सोल्ड कर दिया गया 15 जून 2018 की जगह मैं क्या कर देता हूँ 19, कितने में बेचा गया? 96 लाख रुपीस में। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर करने पे कितना खर्चा हुआ? 1,15,000। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट यस कॉस्ट सर। आपको कंसीडर करना है। और ध्यान रहे इम्प्रूवमेंट कितनी बार हो रहा है? 1 2 3। हालांकि ये तो रिकंस्ट्रक्शन है, लेकिन फिर भी उसको उसी तरह से ट्रीट करना है आपको। लेकिन आपको पता है ये फर्स्ट जो 5 लाख का इम्प्रूवमेंट है इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन इन दोनों को हमें कंसीडर करना है।
और आपको पता है कॉस्ट प्राइस क्या मानी जाएगी बिल्डिंग की, 15 लाख रुपीज मानी जाएगी, 15 लाख या 21 लाख? तो सबको पता है 21 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू अधिक है इसलिए। बताइए ये क्वेश्चन हो जाएगा पीयूष कि बता दूं इसको? सर ये जो वो होगा सर, क्या मतलब जो इसमें इम्प्रूवमेंट करा रहा है सर, 2 करा रहा है, तो सर वो कैसे होगा? बस वही चलिए दिक्कत ठीक है, हो मैं रहा है। इसको बता दे रहा हूँ। उसमें कुछ नहीं, एक रो और इंसर्ट करनी होगी। चलिए देखिए, तो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं थर्ड वाला करा दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 96 लाख, यस 96 लाख आपका हो गया, ठीक है। 96 लाख रुपीज सेल्स कंसीडरेशन है। अब इस पे देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस है कि नहीं है। यस सर। तो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है नो सर, वन नहीं लाख था। फिफ्टीन नहीं दिया तो है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर 1,15,000, तो सीधे अमाउंट दे रखा है यस यस 1,15,000। ये इसकी सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ। नेट सेल कंसीडरेशन आपका आ गया 94,85,000। अब सबसे पहले इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पता है 289 अपॉन क्या हो जाएगा 100। क्यों 100? क्योंकि हम लोग 2001 की प्राइस मान रहे हो। 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 21 लाख रुपीज। 21। 21 लाख रुपए। तो उसका देखिए उस समय 21 लाख था, लेकिन इस समय उसकी प्राइस वैल्यू क्या है 60,69,000। उस समय का पैसा आज के समय के 60,69,000 के बराबर है। अब जो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे इंसर्ट है ना, मैंने यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे एक और रो इंसर्ट करनी होगी क्योंकि 2 इम्प्रूवमेंट है टोटल। तो 3 इम्प्रूवमेंट है, बट हम लोग 2 ही इम्प्रूवमेंट को कंसीडर करने वाले हैं। जो इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया था क्या 1997 और 98 में, इनको इसको तो हम इग्नोर करने वाले हैं। 2002 टू 2003 वाला कंसीडर होगा 7,50,000। एक बार फिर से देख लीजिए 2002 2003 में, तो उसका इंडेक्स आपको देखना पड़ेगा। शिट, चलिए एक बार और देखते हैं 2002 2003। 2002 टू 2003 में 105 था। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालते हैं हम लोग। 105 हो गया और इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट कितनी थी 7,50,000। ओके, तो 20,64,000। देन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, थर्ड वाले पे ध्यान रखिएगा। इसमें भी थर्ड वाला क्या इम्प्रूवमेंट है ही हुआ। इम्प्रूवमेंट, ये रिकंस्ट्रक्शन पूरा किया हुआ है ना। यस सर। अब बस ये ध्यान रखिएगा इम्प्रूवमेंट इसने ये जो लास्ट वाला किया कब किया है 16-17 में, ठीक है। 16-17 2 साल से पहले हो गया ना। अच्छा 18-19 होता तो नहीं होता। एक मिनट, इसको भी मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। 17-18, ठीक है। अब ये देखो 17-18 में हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन कराया है और 19 में ही बेच दिया है। तो 17-18-18-19, तो 18-19 मतलब 2 साल के अंदर ही है ना ये इम्प्रूवमेंट। तो इसका इंडेक्स हमें यस नहीं निकालना है। इंडेक्स हम कब निकालते हैं जब लॉन्ग टर्म होता है। तो ये तो 2 साल के अंदर का ही इम्प्रूव ये कंस्ट्रक्शन है ना 6,25,000 का, तो इसका इंडेक्स हमें नहीं निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग लिख देंगे कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पब्लिक इम्प्रूवमेंट, वही है, ठीक है। तो ये जो भी हमने खर्च किया ना, ये सीधे हम लिख देंगे 6,50,000। इसका इंडेक्स क्यों नहीं निकल रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर, क्योंकि इम्प्रूवमेंट होने के 2 साल के अंदर ही सर वो बिक जा रहा है सर। बिल्कुल सही। नहीं, हाँ बिल्कुल सही। जो लास्ट वाला इम्प्रूवमेंट है उसको 2 साल से ऊपर हुआ ही नहीं, तो इसलिए उसका हम लोग इंडेक्स नहीं निकाल रहे हैं। फाइनली जो इनका देखो प्रॉफिट आ रही है ना, वो कितनी आ रही है 7,01,714। ओके, तो ये इनकी फाइनली सर ग्रॉस टोटल इनकम है और यही इनकी नेट टैक्सेबल इनकम है।
सर लेकिन हाँ ये बोलिए। 6,50,000 आप कहाँ से लिख दिए सर? 6,85,000 था ना, कितना था? अच्छा, यस 6,25,000 था, सर, सॉरी यस सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। 6,25 है, ठीक है। 726 740, ओके। सो ये रहा यस सॉल्यूशन आपके, ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो। सर। अगर 16-17 जिस तरह दिया था क्वेश्चन में सर अगर उस तरह हाँ, रहता तब तो मिलता ना तो हमको। 2 साल से तब तो इंडेक्स करना पड़ जाता है, लेकिन चूंकि मैं एक साल बढ़ाया है ना यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसका भी 1 साल बढ़ा दिया। बुक में जो क्वेश्चन आपके दे रखा है यहाँ पे 2018 था और यहाँ पे 1670, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ भी सही था, वहाँ पे भी नहीं लगता इंडेक्सेशन। यस सर, समझे? वो इंडेक्सेशन का पॉइंट तुम यस समझ सर। गए, लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स निकलेगा, लॉन्ग टर्म नहीं है तो इंडेक्स नहीं निकलना, सीधा सीधा, चाहे इम्प्रूवमेंट हो चाहे एक्विजिशन हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क है घर ही पे करिएगा। Mr. X purchased a property in 1926 1,05,000. Later on, he gifted the property to Mr. Y on May 2015 May 2008. तो मिस्टर एक्स ने परचेज किया था 1,05,000 में 1996 में, फिर इसके बाद में इसने गिफ्ट कर दिया वाई को, वाई को 2008 में इसने गिफ्ट किया। द फॉलोइंग एक्सपेंस इनकर्ड एक्स एंड वाई फॉर रिन्यूअल द प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ 2 रूम्स, उसने वाई ने क्या किया, एक्स ने 1998 में खरीदा था, 98-99 में इसने 2 रूम बनवाए 45,000 में, आपको पता है इग्नोर कर देंगे हम। एडिशन फर्स्ट फ्लोर 2004-5 में इसने एक फर्स्ट फ्लोर बनवाया 60,000 रुपये में, ये इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको कंसीडर करना है। फिर जो वाई के हाथ में है, वाई ने उस पर सेकेंड फ्लोर बनवाया 1,35,000 में 11-12 में, तो इसको भी हमें कंसीडर करना है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 1,25,000, खरीदा था 1,05,000 में, विच एवर इज हायर 1,25,000 को कंसीडर करेंगे। वाई फाइंड अ बायर सी, जिसको उसने ट्रांसफर कर दिया 18,75,000 में, तो ये सेलिंग प्राइस है, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं हुए हैं, सीधे कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए कह रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे, इतना कोई दिक्कत है नहीं। बस हाँ कि एक्स ने वाई को गिफ्ट दिया, गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं होता, घूम फिर के वाई के लिए कॉस्ट प्राइस वही देखना होगा जो एक्स के लिए कॉस्ट प्राइस था, क्योंकि यहाँ गिफ्टेड है, ठीक है। तो एक्स की जो कॉस्ट यस प्राइस सर, होगी वही उस बिल्डिंग की कॉस्ट प्राइस होगी, एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक। तो ये मेरे यस ख्याल से सर। सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो टॉपिक जो कवर करने वाले हैं, बाकी यहाँ देखो एग्जाम्शन दे रखा है, एग्जाम्शन इन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एलटीसीजी पे 20%, एसटीसीजी अगर शेयर्स पे है तो 15% टैक्स, अदर एसटीसीजी है तो स्लैब रेट लगता है, तो सबको पता है। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग ये एग्जाम्शंस कवर करेंगे। ये सारे एग्जाम्शंस हैं क्या, 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54G, ठीक है। तो ये हमें एग्जाम्शंस कवर करने हैं। एग्जाम्शंस जब हम लोग कवर कर लेंगे कि आखिर में कैसे एग्जाम्शन मिलते हैं, देन आफ्टर हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं इनको लगा पाएंगे विद द एग्जाम्शन, किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने। 3 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अदर सोर्स की तरफ, ठीक। यानी कि चौथा हेड भी लगभग कंप्लीट होने को है।